हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति के एसएससी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं फिर से हाजिर हूं आज के सारे इंपॉर्टेंट मुद्दों को लेकर के। तो आज हम सारी न्यूज़ पढ़ेंगे जो भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल से संबंधित, पुरस्कारों से संबंधित या फिर कोई चर्चित व्यक्ति रहा होगा जिसके बारे में एग्जाम में प्रश्न पूछने की संभावना है, तो हम सबको यहाँ पर करेंगे। आपको पता है हम डेली करंट अफेयर्स जो है कवर करते हैं, जिसमें हम डेली के अलग अलग मुद्दों को जहाँ पे लेकर के बात करते हैं। तो पहला आर्टिकल हमारा ये रहा, स्क्रीन पर लिखा है, संगम और आसपास के इलाकों को महाकुंभ मेला जिला घोषित किया गया है। तो टोटल यूपी में ऑलरेडी 75 जिले हैं, 76वां या 76वां जिला जो है घोषित किया गया है। जो भी एरिया है जिसको बोल सकते हो आप महाकुंभ मेला जिला, जिले का नाम क्या रखा गया है, महाकुंभ मेला जिला। इसको रखने का कारण यही है कि जब भी महाकुंभ, अर्धकुंभ या जो है माघ मेला लगता है तो उसकी जो चीज़ें हैं ना मैनेज करने में प्रशासनिक जो है जो एक तरीके से बंदोबस्त करना होता है। तो जब जिला नहीं है तो थोड़ी समस्या होती है। और आपने पढ़ा होगा छोटे जिलों का, छोटे राज्यों का निर्माण तभी किया जाता है जब प्रशासनिक सुविधा जो एक तरीके से उपलब्ध हो जाती है। मान लो जैसे कोई बहुत बड़ा एरिया है, ठीक है, कोई बहुत बड़ा एरिया है, ठीक है, इतना बड़ा एरिया है, एक ही प्रशासनिक इकाई है जो कि सारा जिला देख रही है। उसकी जो प्रशासनिक इकाई है उसकी पहुंच जो है यहाँ पर नहीं हो पा रही है, मतलब ठीक से जो है काम नहीं कर पा रहे हैं। तो किया जाता है, उसका सोल्यूशन क्या होता है, उसका सोल्यूशन यही होता है कि हम लोग जो है थोड़ा सा जिले को जो है छोटा कर लेते हैं या दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। इसी कारण की वजह से कई बार जो है राज्यों का भी वहाँ पे आपने देखा है कि विभाजन हो जाता है। बड़ा राज्य है उसको तोड़ करके 2 या 3 राज्यों में विभाजित कर दिया ताकि प्रशासन ठीक से चलाया जा सके, ठीक है। तो आपको याद रखना, 76वां जिला बनाया गया, महाकुंभ मेला जिला नाम रखा गया है। संगम और आसपास के क्षेत्र को महाकुंभ मेला जिला घोषित किया गया है। जिला आगामी कुंभ मेले के प्रबंधन मतलब आगे वाला प्रशासन को सुव्यवस्थित करने के लिए बनाया गया है। संगम के आसपास की 4 तहसील और 67 गांव, 4 तहसील शामिल की गई हैं और उसमें जो है चारों तहसीलों में टोटल जो है 67 गांव यहाँ पे आ जाएंगे। तो गांव के तो नाम यहाँ पे नहीं याद रखने, बस तहसील सदर, सोराव, फूलपुर और करछना। सदर, सोराव, फूलपुर और करछना जो है 4 तहसील हैं, जहां से टोटल जो है 67 गांवों को शामिल करके एक जिला बनाया गया है, जो कि 76वां जिला यहाँ पर हो जाएगा यूपी का, ठीक है। वैसे सबसे ज़्यादा जिले उत्तर प्रदेश में थे और जो है एक और बढ़ गया है। अब प्रयागराज मंडल में 5 जिले हैं, पहले 4 थे, प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, फतेहपुर और महाकुंभ मेला जिला, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग मंडल जो होते हैं, तो यहाँ पे 5वां मंडल भी यहाँ पर बन गया है। आपको बता दूं जानकारी के लिए, राज्य सरकारों के पास अधिकार होता है कि कोई नया जिला बनाना है, किसी पुराने जिले का जो है नाम बदलना है। तो ये सारे जो अधिकार हैं आर्टिकल 2, 3, 4 के तहत जो है राज्य सरकारों को ही दिए गए हैं। केंद्र सरकार की यहाँ पर कोई भूमिका नहीं होती है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, कभी प्रश्न पूछ ले कि जो है राज्यों का नाम बदलना, स्टेशन का नाम बदलना, नए राज्यों का निर्माण करना, पुराने राज्यों को जो है किसी दूसरे राज्य में मिलाने का अधिकार किसका है, तो सारे जो है राज्य सरकारों को ही दिए गए हैं। अगला आर्टिकल हमारा है, जय शाह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के सबसे युवा अध्यक्ष बने हैं। वैसे आपके हिसाब से उम्र में ज़्यादा लगेगी, लेकिन जो है अध्यक्ष की सूची देखी जाए तो जो है ये अपने आप में सबसे युवा है और भारतीय पांचवे भारतीय व्यक्ति है जिनको जो है आईसीसी का जो है एक तरीके से युवा अध्यक्ष घोषित किया गया है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष जो हैं जय शाह, आई होप सबने देखा होगा, इनको सब लोग जानते ही हैं। 2024 में आईसीसी के अध्यक्ष पद के लिए निर्विरोध चुने गए हैं, मतलब इनके खिलाफ कोई और नहीं था कि नहीं हमें बना दो या इन्हें बना दो, इन्हीं को ही ऑप्शन ही यही थे, ठीक है। कार्यकाल 1 दिसंबर से शुरू हो जाएगा। 3 बार ये जो है आईसीसी अध्यक्ष 3 बार प्रत्येक 2 साल के कार्यकाल के लिए योग्य होता है। मतलब क्या है इसका कि कोई व्यक्ति जब अगर आईसीसी का अध्यक्ष चुना जाता है तो जो है अगर मान के चले तो 6 साल तक रह सकता है, क्योंकि एक बार का कार्यकाल 2 साल का होता है और मैक्सिमम कोई व्यक्ति जो है इस पद पर 3 बार रह सकता है, ठीक है। समझ में आया आपको? तो प्रत्येक बार 2 साल और मैक्सिमम 3 बार कार्यकाल संभाल सकता है। वह ग्रेग बार्कले का स्थान लेने वाले हैं। 2020 से इस पद पर जो है ग्रेग बार्कले रह चुके हैं। 36 वर्ष की आयु में जो है यहाँ पर जो है आईसीसी के जो है सबसे युवा अध्यक्ष बनने वाले हैं। वह जगमोहन डालमिया
इनके अलावा जो भारत से यहाँ पर इस पद पर रह चुके हैं जगमोहन डालमिया, शरद पवार, एन श्रीवास्तव, शशांक मनोहर के बाद आईसीसी का जो है नेतृत्व करने वाले भारतीय हैं कौन से, 5वें नंबर के, याद रखना 5वें भारतीय हैं। 36 की उम्र में आईसीसी का अध्यक्ष बनाया जा रहा है, सबसे युवा हैं। ठीक है, अगर बात करें इनके प्रशासनिक अनुभव की कि भाई और किन किन पदों पर रह चुके हैं, अगर हम इससे जो है पर्सनालिटी को जानते हैं, इसका मतलब अच्छी खासी पदों पर ये रह चुके होंगे। तो गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के जो है जिला और राज्य स्तर के क्रिकेट प्रशासक भी रह चुके हैं। 2019 से बीसीसीआई के सचिव के रूप में कार्यरत हैं। एशियाई क्रिकेट परिषद के भी अध्यक्ष रह चुके हैं। आईसीसी के वित्त और वाणिज्यिक मामलों की समिति के भी अध्यक्ष ये रह चुके हैं। तो ये रही इनके प्रशासनिक हिस्ट्री या इतिहास की कहाँ पर कौन से पद पर रहे हैं। जैसे कभी किसी व्यक्ति की नियुक्ति होती है तो पूछते हैं ना कि वर्क एक्सपीरियंस बताओ, तुम्हें यहाँ पे जो है मैनेजर बनना है तो तुम कौन कौन से पदों पर रह के आए हो। तो जाहिर सी बात होता है कि जिस पद के लिए वो अप्लाई कर रहा है उससे निचले पदों पर रह के आया होता है, क्योंकि सब चाहते हैं कि जब भी हम अगली बार कहीं जाए तो पद जो है पिछले बार से थोड़ा ऊपर हो। ठीक है, अगला आर्टिकल है नागालैंड से। 1 दिसंबर को स्थापना दिवस मनाते हैं हर साल। तो 1 दिसंबर 2024 को अपना 62वां स्थापना दिवस यहाँ पर मनाने जा रहा है। तो 62वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है किसके द्वारा, नागालैंड के द्वारा। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें, आज नागालैंड के हम 2 टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक उनका जो है त्योहारों का त्यौहार जो है नागालैंड का त्यौहार मनाया था उसको भी देखेंगे। दूसरा जो है उनका स्थापना दिवस भी आज है। तो भारत की स्वतंत्रता के बाद नगा क्षेत्र प्रारंभ में असम का हिस्सा था, उसको जो है 1962 के अधिनियम के तहत जो है एक नए राज्य का दर्जा दिया गया। 1963 को नागालैंड को औपचारिक रूप से एक अलग राज्य के रूप में यहाँ पे मान्यता मिली। तो 1962 में अधिनियम आया और उसके बाद 1963 में जो है एक नए राज्य, स्वतंत्र राज्य का दर्जा जो है 1 दिसंबर को मिला था। इसलिए जो है ये लोग अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। भौगोलिक अवस्थिति की बात करें कि भाई कहाँ पर स्थित है, तो नागालैंड है पूर्वोत्तर में, अरुणाचल प्रदेश सीमा टच करता है। अगर समझना चाहे तो यहाँ पर जो है मान लीजिए ये नागालैंड है, तो बोल रहा है पूर्वोत्तर, पूर्व और उत्तर, पूर्व ये रहा, उत्तर तो यहाँ पर जो है आपको अरुणाचल प्रदेश मिल जाएगा। दक्षिण में जो है मणिपुर है, पश्चिम में जो है तथा उत्तर पश्चिम में जो है असम और पूर्व में म्यांमार है। ठीक है, तो दक्षिण में मणिपुर है और पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम में जो है असम और म्यांमार आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, राजधानी है कोहिमा। ठीक है, नागालैंड दक्षिण भाग में अवस्थित है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये जो है यहाँ पर जो आपको इसकी राजधानी मिल जाएगी। जलवायु बात करें तो बहुत आर्द्र है, मानसूनी है, बहुत बारिश होती है, अच्छी खासी बारिश वहाँ पर होती है, तो ज़्यादा समय वहाँ पर बारिश ही रहती है। अगला आर्टिकल हमारे है वार्षिक वर्षा का औसत, सॉरी उसी का है वार्षिक। मैंने बताया आपको बारिश बहुत ज़्यादा होती है, तो वार्षिक वर्षा का जो औसत मिनिमम मान के लिए तो 70 से 100 यहाँ पर इंच है। ठीक है, हम सेंटीमीटर से बात करते हैं, जैसे राजस्थान जैसे में होता है कि 25 सेंटीमीटर भी ढंग से नहीं हो रही है। राज्य पशु है मिथुन या जिसको ग्याल बोलते हैं। पक्षी है बेलीथ का ट्रैगोपन। ओके, ट्रैगोपन पक्षी है। यहाँ पर संरक्षित क्षेत्र जो है यहाँ पर जो है कंजर्व्ड एरिया जो है यहाँ पर इंतानकी राष्ट्रीय उद्यान है नागालैंड में, सिंगफन वन्यजीव अभ्यारण्य है नागालैंड में, और पुली बज्जे वन्यजीव अभ्यारण्य भी आपको नागालैंड में मिल जाएगा। फकीम वन्य जीव अभ्यारण्य भी यहाँ पे मिलेगा। तो 4 संरक्षित क्षेत्र जो हैं आपको कहाँ मिलेंगे, टोटल सारे जो है नागालैंड में मिलेंगे। त्यौहार जो हार्नबिल फेस्टिवल जो है 1 से 10 दिसंबर के बीच 10 दिवसीय होता है, जिसको त्योहारों का त्यौहार कहा जाता है। उसको भी हम जो है अगले आर्टिकल में पढ़ेंगे। ये टोटल मैप है, याद रखिएगा। आपको बताया था राजधानी जो है दक्षिणी इलाके में है। ठीक है, तो मणिपुर के पास जो है इसकी जो है राजधानी पड़ेगी। ओके, अगला आर्टिकल हमारा है UNCCD COP16। कुछ दिन पहले हमने जो है COP29 पढ़ा था। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा COP29 की जो बैठक है वो कहाँ पर हुई थी। आज हम जो पढ़ेंगे कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, तो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसको आप बोलते हो UNCCD COP16 जो है रियाद सऊदी अरब में जो है 24 का हुआ है। तो मरुस्थलीकरण से, कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन मतलब जो है मरुस्थलीकरण से निपटना है। अभी कुछ दिन पहले या कल ही आर्टिकल चल रहा था कि जिस हिसाब से जो है हमारी मृदा की गुणवत्ता या खराब हो रही है, जो है मरुस्थलीकरण हो रहा है, तो अगले 50-60 सालों में जो है आधे से ज़्यादा हिस्सा जो है भारत का या मान लीजिए पूर्ण हिस्सा बिल्कुल मरुस्थलीय बंजर हो जाएगा। इसलिए इसको रोकने के लिए जो है अलग अलग संस्थान काम कर रहे हैं। तो मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन
COP16 का 16वां जो सत्र है सऊदी अरब के रियाद में किया गया है। तो जगह याद रखिएगा, सऊदी अरब रियाद 16वां सम्मेलन है, ठीक है। आयोजन है 2 से 13 दिसंबर 2024 को ये होने वाला है। मेजबान जो है रियाद सऊदी अरब 16वां। ये आयोजन UNCCD की 30वीं वर्षगांठ के वर्ष के रूप में हो रहा है। तो 30वीं वर्षगांठ जो है UNCCD की जो है मना भी रहे हैं, तो इसके वर्षगांठ भी मना रहे हैं, साथ में COP जो है 16 भी हो रहा है। अगर बात करें इसकी, तो विषय इस बार का है हमारी भूमि हमारा भविष्य। जाहिर सी बात है, भूमि ही हमारा भविष्य है। भूमि में जो है अनाज उत्पादन नहीं होगा या कुछ भी खाद्य पदार्थों का उत्पादन नहीं होगा तो लोग भूखे मर जाएंगे। तो भूमि ही हमारा जीवन है। COP16 के अगर फोकस क्षेत्रों की बात करें, जब भी कोई समिट होती है उनका कुछ एक स्पेशल एरिया होता है कि इन क्षेत्रों में फोकस हो रहा है, ठीक है। तो भूमि पुनरुद्धार मतलब जो है जो भी बंजर भूमि है उसको फिर से ठीक करेंगे। सूखे से निपटने की क्षमता, अगर कहीं सूखा प्रभावित क्षेत्र है तो उसको निपटने के लिए जो है नए नए नियमों का या कानूनों को यहाँ पे लागू करने की बात की जा रही है। सतत विकास लक्ष्यों के केंद्र में भूमि जो SDG गोल्स हमारे 17 हैं, SDG गोल 17 हैं, तो बोला गया है कि इनमें जो सबको केंद्र में रखेंगे भूमि को। महिलाओं के भूमि अधिकार ये अपने आप में नया है, तो महिलाओं के भूमि के अधिकार जो है यहाँ पर एक विषय के रूप में रखा गया। अगर बात करें UNCCD के बारे में, एक कानूनी रूप से बाध्यकारी अभिसमय है जो विकास और पर्यावरण को टिकाऊ भूमि प्रबंधन से जोड़ता है। तो ये इसमें कोशिश की जाती है कि आप जो है डेवलपमेंट करें, मतलब विकास करें, नई नई चीज़ें करें, प्रौद्योगिकी का निर्माण करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब कुछ के लेकर के आएँ, लेकिन जो है भूमि को जो है नेग्लेक्ट या उपेक्षित ना करें। तो लिखा है टिकाऊ भूमि प्रबंधन आपको करके चलना है। इस पर जो है फोकस करता है। 1994 में इसकी स्थापना हुई है, याद रखना है। भारत जो है 1996 को जो है इसका मेंबर बना है। अगला आर्टिकल हमारा, जैसे आपको बताया था, हॉर्नबिल फेस्टिवल या हॉर्नबिल महोत्सव, त्योहारों का त्यौहार 1 से 10 दिसंबर के बीच यहाँ पे बनाया जाता है। तो नागालैंड की नागा जनजाति द्वारा इसको सेलिब्रेट किया जाता है। 1 से 10 दिसंबर के बीच होता है। 25वां संस्करण है इस बार, ठीक है। 10 दिवसीय है। पर्यटन प्रचार कार्यक्रम है ताकि बहुत सारे अलग अलग जगहों से, हमारे भारत के भी अलग अलग जगहों से लोग जो है इस फेस्टिवल को अटेंड करने के लिए जाते हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीखने को जानने को मिलती है। सांस्कृतिक कार्यक्रम है, यूनिक एकदम कार्यक्रम होता है। समृद्ध परंपराओं, संस्कृति और जीवन का उत्सव माना जाता है। त्योहारों को त्यौहार भी माना जाता है, इसको बोला जाता है। 2000 में इसकी शुरुआत हुई है। ग्रेट हॉर्नबिल जो है एक पक्षी भी है, ग्रेट हॉर्नबिल नाम से पक्षी भी है, कंफ्यूज नहीं होना है। वो अरुणाचल प्रदेश और केरल के एक तरीके से यहाँ पर राज्य पक्षी के रूप में इसको माना जाता है। नागा जनजातियों की संस्कृति और लोक कथाओं में इस पक्षी को जो है महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, जिसको धनेश पक्षी कहते हैं। तो नागा जनजाति जो है उसको जो है धनेश पक्षी बोलती है। हॉर्नबिल या इंडियन हॉर्नबिल जो है हम बोलते हैं, लेकिन धनेश पक्षी जो है वो जनजाति जो अलग से उसको जो है नाम देकर रखा है। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है, नया GI टैग सामने आया है जो है गुजरात से, जो है जिसका नाम है घर चोला। घर चोला मतलब जो है यहाँ पर घर चोले से मतलब है कि जब भी गुजरात में हिंदू धर्म में और जैन समुदाय की लड़कियां जब विवाह करके जो है जिस चोले को पहनकर जाती हैं उसको बोलते हैं घर चोला, ठीक है। तो याद रखिएगा कहाँ संबंधित है, गुजरात से। गुजरात का ये 23वां जो है हैंडीक्राफ्ट सेक्टर, मतलब हैंडीक्राफ्ट सेक्टर का 23वां GI टैग है। टोटल जो है 27 GI टैग जो गुजरात को ऑलरेडी मिल चुके हैं। घर पर पहने जाने वाला कपड़ा है ये, दरअसल दुल्हन का नया घर माना जाता है। फिर क्या, ये कॉटन और सिल्क से बना होता है। इसकी शुरुआत गुजरात के जो है खंभात जिले में होती है। रेड मैरून येलो और ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा इन्हीं 4 रंगों का इस्तेमाल किया जाता है, याद रखना है। अगर बात करें भौगोलिक संकेतक को, तो अनूठे गुण होते हैं, बहुत यूनिक क्वालिटीज़ होती हैं, ज़्यादातर कृषि से संबंधित या फिर कृषि या विनिर्मित जो उत्पाद होते हैं उन्हीं को यहाँ पर दिया जाता है। अनूठे गुण, ख्याति और इसके भौगोलिक उद्भव के कारण इसको मिलता है। प्रकार का बौद्धिक संपदा अधिकार है, क्योंकि बौद्धिक संपदा अधिकार का मतलब है कि यूनिक है, ऐसा आपको दूसरी जगह दूसरे व्यक्ति के द्वारा बनाए जाने की संभावनाएं जो है कम होती है, तो यूनिक है। भौगोलिक रजिस्ट्री जो संकेतक केंद्र की बात करें तो यहाँ पर चेन्नई में मुख्यालय है हमारा। 10 वर्षों के लिए आपको पंजीकरण करवाना होता है एक बार में। अगर दोबारा रिन्यू करना है तो 10 वर्षों बाद आप जो है अप्लाई कर सकते हो। बात करें टोटल जो है भारत में 643 जो है GI टैग्स हैं, जिसमें कि जो है 69 जो है यूपी में है और जो है तेलंगाना के तमिलनाडु एक बार कन्फर्म करिएगा, वहाँ पर जो है 50
58 है। और आपको गुजरात को मैंने बता ही दिया, टोटल 27 हो गए हैं, जिसमें जो है हैंडीक्राफ्ट की श्रेणी में ये 23वां जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, अगला आर्टिकल हमारा है मसातो कांडा को जो एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। कल या परसों आर्टिकल बढ़ाया था, भारत ने जो है एडीबी के साथ जो है एक ऋण समझौता किया है, जिस ऋण का इस्तेमाल जो है बागानी कृषकों की मदद के लिए किया जाएगा। आप मुझे कमेंट करके बताइए वो राशि कितनी है, कितने मिलियन डॉलर हमने जो है भारत ने एडीबी से ऋण के रूप में यहाँ पर लिए हैं। बात करें इनकी मसातो कांडा के बारे में, तो जापान के मसातो कांडा जो है 11वें मतलब 11 नंबर के अध्यक्ष यहाँ पर चुने गए हैं। मसात्सुगु अकासावा नाम से ये भी जापानीज लग रहे हैं। तो मसात्सुगु अकासावा जो है यहाँ पर पहले बने हुए थे, उनका स्थान इनके द्वारा लिया जाने वाला है। 24 फरवरी 2025 को जो अपना पदभार ग्रहण करेंगे। कार्यकाल जो है 5 साल का होता है। अगर एडीबी की बात करें, एशियाई डेवलपमेंट बैंक की, एशियन डेवलपमेंट बैंक की, तो एक क्षेत्रीय है। ठीक है, प्रशांत और एशिया के क्षेत्र में जो है जो भी संस्थान वगैरह होते हैं, जो वहाँ की इकोनॉमिक या फिर जो है देश वगैरह जो क्षेत्रीय देश होते हैं, उनको जो है ऋण मुहैया कराता। थोड़ी जो है ऋण की जो है दर जो है कम होती है और पैसे आपको ज़्यादा मिल जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग वहाँ पे पैसा इकट्ठा करते हैं। सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर सदस्य देशों के द्वारा जो है ऋण मुहैया कराया जाता है। 1966 में इसकी स्थापना हुई है। 69 टोटल मेंबर है। मनीला फिलीपींस में इसका मुख्यालय है। ठीक है, अगर बात करें हम यहाँ पर एशियन डेवलपमेंट बैंक में जो है कितना किसका इक्विटी शेयर है, बैंक है तो शेयर तो होगा। सबसे ज़्यादा जो इक्विटी शेयर है वो है जापान और यूएसए का, जो है 5.6% जो हिस्सेदारी टोटल है। बात करें चीन की जो है 6.4 सेकेंड नंबर पे, और 6.3% के साथ जो है 6.3% के साथ जो कौन सा है, भारत है। तो पहले नंबर पर जो है यूएसए प्लस जापान, ठीक कर लीजिएगा, मैंने साथ 5.6 बोला है, 15.6 के साथ तो फर्स्ट नंबर पर है। चीन जो है 6.4% जो है शेयर, और इंडिया के कितने हैं 6.3% शेयर। ठीक है, तो ये शेयर है अलग अलग। अगली न्यूज़ हमारी है केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद का जो है 56वां स्थापना दिवस पढ़ रहे हैं। तो बहुत सारे संगठनों का स्थापना दिवस, नागालैंड का स्थापना दिवस पढ़ लिया हमने। अब यहाँ पे दूसरा संस्थान है जिसको आप आयुष मंत्रालय भी कई बार सुनते रहते हो। तो केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद का 56वां यहाँ पर जो है स्थापना दिवस है, 1 दिसंबर 2024 को मनाया जाने वाला है। अगर बात करें इसकी परिषद की, तो भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के अधीन जो है एक स्वायत्त निकाय है। आयुष मंत्रालय के बारे में आप सुनते रहते हो, उसी के अंतर्गत काम करने वाला एक मंत्रालय है। स्थापना 1978 में दिल्ली में इसका मुख्यालय आपको देखने को मिल जाएगा। उद्देश्य से क्या लग रहा है, क्या करना चाह रहे होंगे, जैसे आयुष मंत्रालय किस पे फोकस करता है, हमारी जो पहले वाली मतलब अभी तो जो बहुत सारी मेडिसिन वगैरह अलग अलग तरीके की हैं, लेकिन योग पे, मेडिटेशंस पे, और भी जो हमारी अलग जो है पुरानी पद्धति रही है जो इलाज की, उस पर फोकस करता है। आयुर्वेद और सोवा रिगपा, ठीक है, चिकित्सा पद्धति में वैज्ञानिक आधार पर अनुसंधान। तो सोवा रिगपा जो है एक तरीके से वो पुरानी चिकित्सा पद्धति है। ठीक है, तो उसी को जो है हमें वैज्ञानिक आधार पर उसमें नए नए इनोवेशन लेकर के आने हैं। जैसे हम सुनते रहते थे पहले कि जो है पीपल या बरगद के पेड़ के नीचे जो है रात में नहीं सोना चाहिए, वो जो है एक तरीके से जहर निकालता है या जो भी है, या उस जहर क्या बोलते थे कि इस पीपल के पेड़ के नीचे सोएंगे तो भूत आते हैं, वो जो है आपकी मौत का कारण बन सकते हैं। जब इस पर रिसर्च की गई तो पता चला साइंटिफिक रीज़न ये है कि ये जो वृक्ष है दिन में ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा छोड़ते हैं, लेकिन रात में जस्ट अपोजिट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा इसके द्वारा छोड़ी जाती है, जिसके कारण जो अगर लोग जो है इसके वृक्ष के नीचे सोएंगे तो दम घुटने से उनकी मौत हो सकती है। और लोगों को लगता था कि साथ जो है भूत आया और गला दबाकर इसकी मौत हो गई। तो यहाँ पर जो है सोवा रिगपा के लिए बोला है कि हमारे पास चिकित्सा पद्धति है लेकिन पुरानी है, उसको हमें समय के साथ बदलने की जरूरत है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर बात करें आयुर्वेद, जिसको आयुर्वेद बोलते हो, तो सोवा रिगपा में आयुर्वेद का इस्तेमाल किया जाता है। आयुष प्लस वेद का मतलब होता है जीवन प्लस विज्ञान, तो दोनों को यहाँ पे साथ में लेकर चलाता है। जीवन का विज्ञान, शरीर, मन, आत्मा, पर्यावरण के बीच संतुलन पर बल दिया जाता है आयुर्वेद में।
आहार, जड़ी बूटियां, मालिश, योग, ध्यान और आंतरिक सफाई का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। आयुर्वेद में होता है क्या है, शरीर आपका स्वस्थ रहे, मन आपका शांत रहे। पर्यावरण मतलब होता है कि भाई हरी घास पे चलो, सुबह सुबह जो है साफ हवा में सांस लो, ऐसे करके आपको चीज़ें बताई जाती है ना, तो उन सभी को यहाँ पर जो है इंक्लूड किया गया है। देखो अब बात करेगा सो और एकपा की, जिस पद्धति के बारे में बात करें तो ये सारी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया जाता है। आपने कभी देखा होगा इलाज करते हुए कि जो है पानी से इलाज किया जा रहा है, कानों में पानी डाल के, या जो है चुपचाप व्यक्ति लेटा हुआ है, सर पे जो है बूंद बूंद करके पानी, तो ऐसी अलग अलग पद्धतियाँ जो है सब इसी में आ जाती हैं। ठीक है, तिब्बत की पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है ये, अन्य नाम है आमची चिकित्सा पद्धति। तो सो और एकपा को आमची चिकित्सा पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। अगला आर्टिकल हमारा है संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास सिनबैक्स। तो सिनबैक्स का नाम याद रखिएगा, टेबल टॉप अभ्यास है ये। ओके, कंबोडिया, भारत और कंबोडिया, कंबोडिया सुना ही होगा आपने, अंकोर वाट हिंदू धर्म का सबसे बड़ा मंदिर जो है वहीं पर बना हुआ है। ठीक है, इसलिए पहला जो है संस्करण जो है यहाँ पर पहली बार मनाया जा रहा है। आयोजन कहाँ पर हो रहा है, पुणे में हो रहा है। 1 से 8 दिसंबर 2024 के बीच यहाँ पर आयोजन किया जाएगा। भारतीय हथियारों और उपकरणों का प्रदर्शन, तो भारतीय हथियारों और उपकरणों का प्रदर्शन करने का लक्ष्य यहाँ पर ये है कि देखें कि हमारे पास कौन कौन से उपकरण हैं। उससे होगा क्या, हमारे जो उपकरण हैं, हथियार हैं, उनको जो है हम अपने यहाँ बनाने के साथ साथ विदेशों में निर्यात भी कर पाएंगे। जब लोग देखेंगे ही नहीं, जब सामान आप जो है प्रेजेंट नहीं करोगे सामने, तो लोगों को पता कैसे चलेगा। तो यहाँ पे क्या है, हथियारों और उपकरणों का प्रदर्शन भी किया जाएगा। कंबोडिया कहाँ पर है, दक्षिण पूर्व एशिया में अवस्थिति है। इसकी सीमा जो है वियतनाम, थाईलैंड और लाओस। लाओस एक लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक मतलब क्या है, इसके आसपास जितने भी देश हैं, या मतलब जितना भी एरिया है, कहीं पर भी ये देश जो है समुद्र की सीमा को टच नहीं करता है। ठीक है, जैसे भारत जो है प्रायद्वीपीय देश है, 3 तरफ से जो है भारत समुद्र से घिरा हुआ है। ऊपर नॉर्थ वाला पोर्शन जो है चीन के साथ और अन्य देशों के साथ जो है सीमा साझा करता है। तो लाओस एक जो है लैंडलॉक कंट्री है। ओके, राजधानी है नोम पेन, जो दक्षिणी भाग में अवस्थित है। इसकी मुद्रा है कंबोडियन रियाल जो है यहाँ पे मुद्रा है इसकी। अंकोर वाट जो है मंदिर के बारे में आपने सुना होगा, विश्व का सबसे बड़ा हिंदू परिसर है, विश्व का सबसे बड़ा स्मारक जो है यहाँ पर यहीं पर है। ठीक है, IUCN ने जो है उसको अपनी लिस्ट में रखा हुआ है विश्व धरोहर के स्थल में। आप मुझे बताइए, कंबोडिया को जो हिंदू मंदिर है उसको IUCN ने जो है धरोहर स्थल के रूप में कब मान्यता दी थी, ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। ठीक है, आज का जो हमारा आखिरी आर्टिकल है, राष्ट्रीय अभिलेखपाल समिति की 48वीं बैठक यहाँ पर गुजरात में हुई है। दूसरी बार हो रही गुजरात में। इसके पहले जो है बहुत पहले, आई थिंक 1939 या 45 के आसपास हुई थी पहली बैठक। हाँ, 1954 में पहली बैठक गुजरात में हुई थी शायद। इसकी पहली बैठक मतलब जो है राष्ट्रीय अभिलेखपाल समिति की पहली बैठक जो है 1954 में हैदराबाद में हुई थी, और जो है गुजरात में जो है ये दूसरी बार हो रही। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आपको पता है केवड़िया गुजरात में हो रही है। इस अवसर पर जो है 3 पुस्तकों का लोकार्पण किया गया है। 3 पुस्तकों का विमोचन या लोकार्पण किया गया है जो सामने आई है। हमें इनके नाम याद रखना है, लेखक का नाम भी याद रखना है। प्रश्न जो है यहाँ से पूछ सकता है, द रॉयल हेरिटेज ऑफ गुजरात। द रॉयल हेरिटेज ऑफ गुजरात पहली पुस्तक है। लेखक जो है स्वर्गीय, मतलब डेथ हो चुकी है, जो लेखक है प्रोफेसर मकरंद मेहता। ओके, अगली हमारी है द डायरी ऑफ मनु गांधी। मनु गांधी के बारे में आपने कई बार सुना होगा। 1946 से 1948 के समय अंतराल के बीच की जो चीजें हैं उस किताब में लिखी गई हैं। लेखक हैं प्रोफेसर त्रिदीप सुहृद। ठीक है, प्रोफेसर जो है त्रिदीप सुहृद है। डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ म्यूटिनी पेपर्स खंड 9, ये तीसरी और आखिरी पुस्तक है। लेखक मुजफ्फर इस्लाम। किसी का याद रहे ना रहे, लास्ट वाला जरूर याद रहेगा। ठीक है, क्योंकि यूनिक नाम है, मुजफ्फर इस्लाम, मुजफ्फरनगर है, उससे याद रखिएगा। बात करें राष्ट्रीय अभिलेखागार समिति की, तो पेशेवर अभिलेखागार विशेषज्ञों का एक अखिल भारतीय संघ। जो भी अभिलेखागार मतलब अभिलेखों से संबंधित कोई चीज़ है, पुस्तक है, किसी पुरानी चीज़ से संबंधित किसी ने लिखी है, तो उनको यहाँ पर जो है मंच प्रदान किया जाता है। स्थापना वर्ष जो है 1953 में की गई है। अभिलेखागार विशेषज्ञों को उनके दैनिक कार्य में आने वाली तकनीकी समस्याओं पर जो है विचार विमर्श समाधान। पहली बैठक कहाँ पर हुई थी, हैदराबाद, 1954। एक प्रश्न यहाँ पर आपके लिए है, गुजरात में ये 2nd टाइम हो रही है। ठीक है,
सेकंड बैठक है। पहली बैठक जो है, पहली बार जो है कब यहाँ पर गुजरात में इस जो है समिति की बैठक हुई थी, मुझे याद था लेकिन अभी थोड़ा दिमाग से निकल गया है, वो याद नहीं आ रहा है। तो ये काम मैं आप पे डाल देती हूँ कि आप याद करके मुझे सर्च करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मैं देखूंगी भाई कितने स्टूडेंट जो है यहाँ पर कमेंट करें, सीरियसली वीडियो को देख रहे हैं। तो ये रहे हमारे आज के सारे आर्टिकल जिसपे हमने कवर किए तरह तरह के टॉपिक। आई होप सारे समझ में आए होंगे। अगर क्लास समझ में आई है और अच्छी भी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सारे वीडियो टाइम से मिले तो बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।